So guys, next tax that we are going to study now is GST, Goods and Services Tax. Now, when you are hearing this, जब आप इसको सुन रहे हैं लेक्चर को, जो आप देख रहे हैं, I want you to understand it very clearly. मैं चाहता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत शांति से, बहुत आराम से सुने, इसको समझें. Reason behind it is that this tax has been introduced very recently, बहुत ही recent है, and the chances of formulating a question from this topic is very high. यहाँ से सवाल बनाने की संभावना बहुत अधिक है. ठीक है, मतलब अगर मैं भी एग्जामिनर होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ढूंढ के निकालता, है ना, चाहे वो करंट रिलेटेड निकालता या फिर मैं स्टैटिक पार्ट से. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज लिसन टू दिस पर्टिकुलर टैक्स वेरी केयरफुली. ठीक है, अगर कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको अपडेट करते जाना अपने नोट्स में. दैट इज इट. ठीक है, सो जीएसटी एज यू ऑल नो was introduced recently in our economy. अभी हमने इसका जो है 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल, राइट. सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, हमने क्या किया है, हमने कंबाइन कर दिया है गुड्स पर लगने वाला टैक्स और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को. ठीक है, तो एक तो ये मेजर डेवलपमेंट है दैट अर्लियर वी यूज्ड टू हैव 2 डिफरेंट सेट ऑफ टैक्सेस, नाउ वी हैव कंबाइंड इट इनटू 1. गुड्स एंड सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स को एक ही कर दिया गया है. Second major development by GST that is being brought into our economy, it is also more like a tax reform. Why we say is that because ये अपने आप में एक tax reform इसलिए भी है because simple reason, पहले सेंटर अपना टैक्स लगाया करता था. ठीक, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, any commodity that has been produced in the boundaries of the country, center would impose its own tax, right? Then स्टेट वुड इम्पोज इट्स ओन टैक्स. स्टेट इसी कमोडिटी पर फिर अपना टैक्स लगाएगा, राइट. एंड इफ लेट्स से इट मूव्स टू सम अदर स्टेट, किसी दूसरे स्टेट में चला गया तो भाई फिर वो स्टेट भी लगाएगा. सो स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. सो दिस सिस्टम ऑफ इम्पोजिंग टैक्स वन आफ्टर द अदर, है ना, टैक्स के ऊपर एक तरह से टैक्स लगाते चले जाना, इसी को हम कहते थे कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस. So the reason why we say GST is a tax reform is because it removes that cascading of taxes. ये क्या करता है, ये simply हटा देता है. It removes the cascading of taxes. एक के बाद एक जो टैक्स लग रहा है इस सिस्टम को ही हटा देगा, है ना. और इसके लिए जीएसटी क्या करते हैं, जीएसटी जो पिछले जो पुराने जो टैक्सेस थे सबको सब्ज्यूम कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, एंड इज गिविंग अस अ न्यू टैक्स. एक ऐसा टैक्स जो कि अपने आप में यूनिफॉर्म रहेगा, है ना. सो अर्लियर वी कुड सी दिस दैट इफ आई वाज परचेजिंग लेट्स से अ प्रोडक्ट, मैं मान लीजिए यही पॉइंटर लेने गया, राइट, एंड आई एम परचेजिंग इट इन राजस्थान. सो आई मे फाइंड दैट द टैक्स इम्पोज्ड, राइट, may be so high that the price of the product increases, right, as compared to when I purchase this same product in Maharashtra. ठीक है, तो महाराष्ट्र खरीदने जाऊं शायद हो सकता है कम दाम पे मिल जाए, मैं राजस्थान जा रहा हूं तो ये मुझे ज़्यादा दाम पे बिक रहा है ना. तो ये क्यों हो रहा है, दिस इज सिंपली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. लेकिन अब अगर मैं इसको खरीदने जाऊं, राइट, चाहे महाराष्ट्र में जाऊं चाहे राजस्थान में जाऊं, जीएसटी की वजह से क्या होगा, सेम रेट ऑफ टैक्सेशन लगेगा, रेट ऑफ टैक्सेशन सेम लगेगा, जिसके कारण प्राइसेस ऑलमोस्ट मुझे सेम नजर आएंगे, अनलेस एंड अनटिल अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन वेरी ना कर रखा हो होलसेलर ने, रिटेलर ने, राइट. सो अगर उसमें चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस में डिफरेंस नजर आएगा. बट क्योंकि मेजरली आज के टाइम पर जैसे हम कार्स में देखते हैं, राइट, मैन्युफैक्चरर जैसे टाटा हो गया, तो टाटा की जो गाड़ी महाराष्ट्र में जिस प्राइस पे बिक रही है उसी सेम प्राइस पर बिक जा रही है राजस्थान में, ऐसा देखने को हमें मिल जाता है. ठीक है, सो इट रिमूव्स द कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस ऑल्सो. ठीक है, सो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा आपके लिए एग्जाम्पल है, एंड आई वॉन्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस थ्रू दिस एग्जाम्पल. So earlier, right, the tax which was imposed by the center on a product, मान लो ये कोई गुड है, this is some particular good that has been manufactured. So center was imposing a tax called as excise duty, whereas states would impose, states क्या करेंगे, states would impose a tax on the same commodity in the form of VAT, value added tax.
वैल्यू एडेड टैक्स से पहले अगर हम जाएं, है ना, इन दी अर्ली 2000 इट वाज रिमूव्ड ऑफ. सो इससे पहले हमारे पास सेल्स टैक्स था जिसको हटा दिया गया था. ठीक. सो वैट प्रेवलेंट था आज की डेट में. जहां पर जीएसटी नहीं लगेगा वहां पर यही सिस्टम चलेगा, एक्साइज प्लस वैट का, एक्साइज प्लस वैट का. ठीक है. सो आई वांटेड टू मेक दिस वेरी क्लियर टू यू दैट इफ एनी प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जैसे ही वो कमोडिटी प्रोड्यूस होती है, even before the producer can sell it off in the market, can take his product outside the premises of the factory, he has to pay excise duty. तो excise duty हर producer पे करेगा हर उस commodity पे जो वो manufacture कर रहा है, even before he takes the commodity out of factory premises. ठीक है. तो factory premise से बाहर ले जाने से पहले ही excise duty पे करना पड़ेगा. फिर जैसे ही वो सेल करता है, right, at the very first point of sale he will also be subjected to VAT. तो ऑब्वियसली बात है कि वैट और एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट तो कर लेगा जिसको बेच रहा है, टू द होलसेलर फॉर एग्जांपल. सो होलसेलर से कलेक्ट कर लेगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम बिकॉज एक्साइज ड्यूटी इज बीइंग कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, एट द पॉइंट ऑफ सोर्स इटसेल्फ, है ना. और फिर वैट के फॉर्म में टैक्स भी इंपोज कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. तो इसको कास्केडिंग को जरा समझते हैं कैसे, through this example. So let us consider this example where we can see the central excise duty is 12.5 and VAT is let's say 10%. So हमने कोई भी commodity assume करी where A is selling the product to B. ठीक है. अब इस पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इस पर आएगा excise duty और फिर आएगा VAT. So let me assume that the price of the product is ₹100. हमने assume कर लिया यहां पर कि price क्या है product का, the price of the product is ₹100. The price of the product is ₹100, है ना. So हमने 100 प्राइस देख लिया. Now excise duty is 12.5%. So 12.5% of 100 is going to be ₹12.5. ये भी ठीक है, right? Then this price 12.5 will be added to 100 only, because even before let's say producer A can take it outside his factory premise to B, right? He has already paid this price. So अभी 112.5 हो गया. अब इस पर क्या लगेगा, इस पर लगेगा VAT, इस पर लगेगा VAT, है ना, VAT. So value added tax is going to be 10% of 100 plus 12.5, which is 11.25. And thereby what I want you to see is, जो मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि भाई ये 12.5 भी टैक्स का जो कंपोनेंट है इसे भी जोड़ा जा रहा है 100 में, है ना. तो एक तरह से क्या हो रहा है, टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द कंपोनेंट ऑफ टैक्स ऑल्सो. टैक्स के कंपोनेंट पर टैक्स दोबारा लग रहा है ना, जबकि ये तो कोई वैल्यू एडिशन है नहीं प्रोडक्ट में, राइट. ये तो सिंपली टैक्स पे किया गया है. Thereby the final price of the product comes out to be 123.75. 123.75. ठीक भाई. अगर हम मान लो जीएसटी लगाते और एक ही बार लगाते इंस्टेड ऑफ एक्साइज एंड वैट, राइट, even if I impose it, so you can understand it for a fact that if I impose it at the rate of even the combination of both of them, which is 22.5%, है ना, 12.5 और 10 को ऐड कर दिया 22.5%, प्राइसेस शुड हैव कम आउट टू बी 122.5, जबकि ये 123.75. तो ये इंक्रीज क्यों है? दिस इंक्रीज इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस. ठीक है. सो till 30th of June 2017, central government used to impose its very own indirect tax like service tax and excise duty, and state governments were imposing their own indirect taxes like VAT, entertainment tax, etc. But from 1st of July 2017, GST was brought into Indian economy. जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में, और इसके आने के बाद से इन सभी टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया है ना. इसका हमने नेट इफेक्ट देख लिया है, राइट. सो व्हेनेवर अ प्रोड्यूसर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, राइट, ही यूज्ड टू पे एक्साइज ड्यूटी टू द सेंटर एज वेल एज वैट टू द स्टेट, विच यूज्ड टू क्रिएट टैक्स ऑन टैक्स, है ना, जैसा मैंने आपको दिखाया, विच वुड रिजल्ट इनटू कास्केडिंग इफेक्ट and thereby will make the product much more costly in the market for the consumer to purchase.
यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो व्हाट आई हैव ऑन माई बैक। तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जीएसटी के आने से पहले, प्री जीएसटी, द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ सेंटर इम्पोजिंग इट्स ओन टैक्स, सेंट्रल टैक्सेस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर का, फिर हमारे पास सेंट्रल एक्साइज टैक्स आ गया, है ना, और हमारे पास स्पेशल एक्ट आ गए, रूल्स आ गए, प्रोसीजर्स आ गए। देन वी कुड ऑल्सो सी स्टेट टैक्सेस, मल्टीपल स्टेट टैक्सेस, मल्टीपल स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस, एंड वी कुड सी मल्टीपल एक्ट्स एंड रूल्स एंड मल्टीपल प्रोसीजर्स। तो इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता था, है ना। सो हमारे पास सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट, स्टेट लेवीज, ये सब तामझाम जो है एग्जिस्ट करता था। बट जीएसटी के आने के बाद से क्या हुआ है, जीएसटी के अंडर वी हैव अ सिंगल टैक्स नाउ इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, वी हैव सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन नाउ, द लॉ रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री, भारत की हर बाउंड्री में जाता है तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी है, राइट, एंड देयर इज कंप्यूटराइज्ड यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स हियर, है ना। जीएसटी फाइल करने के लिए मैंडेटरी है दैट यू हैव टू फाइल इट थ्रू सिस्टम ओनली, है ना। सो पेपर वर्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो जीएसटी में हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, वी हैव सेंट्रल जीएसटी, वी हैव स्टेट जीएसटी, और इफ इट इज सेलिंग इन यूनियन टेरिटरी देन यूटी जीएसटी, एंड वी हैव द थर्ड कंपोनेंट व्हिच इज आईजीएसटी। अभी मैं बस दिखा रहा हूँ आपको, आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स टू यू इंडिविजुअली, बट बिफोर आई डू दैट व्हाट आई वांट टू डिस्कस फर्स्ट विद यू इज द रोड मैप ऑफ जीएसटी इटसेल्फ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी को कैसे लाया गया, ठीक है, इसको हम देखना चाहते हैं थ्रू अ रोड मैप इटसेल्फ। सो द रोड मैप कंप्राइजेस ऑफ द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट इन द ईयर 2000, during the time period of Atal Bihari Vajpayee's government, a committee was appointed for GST roadmap, and this committee was headed by Mr. Aseem Dasgupta, है ना। और असीम दासगुप्ता एक ऐसी पर्सनालिटी है ना, who has served as the finance minister of West Bengal during the time period of ज्योति बासु, जो कि अपने आप में काफी टर्बुलेंट टाइम पीरियड था वेस्ट बंगाल के लिए, है ना, एंड ही इज नोन फॉर कंसोलिडेटिंग द रेवेन्यूज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो थोड़ा सैनिटी लेके आए थे, कंसोलिडेट किए थे स्टेट के रेवेन्यूज को, राइट, एंड दिस इज एक्चुअली डीम्ड एज अ मास्टर स्ट्रोक बाय द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। आपको पता ही है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, है ना, राइट लेफ्ट आप देखने को मिलता है आपको सेंटर में, ये सारी कहानी। सो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, राइट लीनिंग गवर्नमेंट, है ना, क्या कर रही है, इट नोज दैट वन ऑफ द मेजर ऑपोजिशंस दैट इट इज गोइंग टू फेस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द लेफ्ट, एंड thereby they bring in a person who is actually a part of left, उन्हीं की सरकार में सर्व किया है ना। क्योंकि नोशन क्या है, द नोशन हियर इज दैट यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स will definitely help in consolidation of revenue for the state and center, and thereby they bring in a person Aseem Dasgupta to check whether this is true or not. अगर सही होगा, है ना, if he is on board, he will be able to convince the opposition also, right, and that is why this is a master stroke. तो साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान ही एक कमेटी बनाई गई जीएसटी रोड मैप तैयार करने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या फीजिबिलिटी है ना। इसको मास्टर स्ट्रोक हम इसलिए भी कह रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू वेरी क्लियरली दैट द पावर टू टैक्स lies with center, lies with state and with the local self governments. Now we are not changing the aspect with respect to local self governments here, है ना। पंचायत म्यूनिसिपैलिटी का जो टैक्सेशन पावर है उसमें तो कुछ हम बार्ज नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली जो स्टेट की पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी यूनिफॉर्म टैक्सेशन लाने से, है ना। तो हम देखना चाह रहे हैं भाई कि स्टेट्स बिल्कुल ही ओपन रिबेलियन ना हो जाए इस तरह का। So we want states to be on board, we want them to be a part of the process of the reform, we want to even secure their rights with respect to taxation, है ना। So इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को लाना जो खुद ही ऑपोजिशन का हिस्सा है, right, we bring him in to design the GST roadmap, to look for feasibility, right, whether it is possible to bring in a uniform taxation in the country or not. और उस टाइम पीरियड पर इसको जीएसटी नहीं कहते थे, उस टाइम पर तो हम इसको यूनिफॉर्म सिंगल टैक्स कहते थे, ठीक है। सो ही वाज ब्रॉट इन टू हेड दिस कमिटी। सेकेंडली, द सेकेंड मेजर आप रोड मैप में देखते हैं जो एक मेजर माइलस्टोन है, दैट इज द 2003 केलकर टास्क फोर्स। नाउ केलकर टास्क फोर्स वाज ब्रॉट इनटू इंडियन इकोनॉमी टू लुक इनटू द वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट वर पुट इन that were prevalent in different states,
imposed by different states. So Kelkar task force ने क्या किया, एक तरह का assessment किया. They assessed all the indirect taxes that were being put up by different state governments, and they came out with their recommendations. One of the major recommendations was that majority of these taxes imposed by the state governments, जो मेजॉरिटी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज किए जा रहे हैं, जैसे कि परचेज टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, है ना, मेजॉरिटी ऑफ दीज टैक्सेस वर नॉट एक्चुअली जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द स्टेट्स. इनमें से काफ़ी सारे टैक्सेस समय के साथ ऑब्सोलीट हो चुके हैं, है ना. जैसे कि एक बहुत मेजर एग्जाम्पल है परचेज टैक्स का. सो परचेज टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट यू परचेज. आप कितना अमाउंट खरीद रहे हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू परचेज बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट, अगर आप एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा अगर आप खरीद रहे हैं तो परचेज टैक्स एप्लीकेबल होगा, है ना. सो मान लीजिए हमने एस्टिमेट कर दिया लेट्स से 15 kgs ऑफ राइस, 15 किलो अगर आप चावल खरीद रहे हैं, 20 किलो अगर आप चावल खरीद रहे हैं, 20 किलो, है ना, लेट्स से 20 kgs इज द लिमिट. सो अगर 20 kg से ज़्यादा खरीदेंगे तो परचेज टैक्स एप्लीकेबल होगा. अब मान लीजिए अगर मुझे खरीदना है, इफ आई वांट टू परचेज लेट्स से 25 kgs ऑफ राइस और 30 kgs ऑफ राइस. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल दैट आई कैन वेरी क्लियरली इवेड द टैक्स. मैं ज्यादा खरीद भी सकता हूं और फिर भी टैक्स इवेड कर सकता हूं. कैसे? आई मे नॉट गो फॉर अ सिंगल बिलिंग, है ना. मैं दर्शाऊं ही ना कि भाई हम जो है एक बार में 30 किलो खरीद रहे हैं, हम जो है इसकी मल्टीपल बिलिंग्स करा ले, राइट, 5 kgs की, 10 kgs की, एंड देयर बाय आई कैन इवेड द टैक्स वेरी इजीली. सो दिस इज व्हाट केलकर पोर्ट्रेड. He simply made the state governments, he wanted them to understand that see, majority of the taxes that you are imposing, they are actually costing you money. आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है जिस पर आपको खर्च करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये टैक्सेस आपके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहे हैं एट द एंड ऑफ इट ऑल, है ना. आपका जो खर्चा है वो ज्यादा है देन व्हाट यू आर कलेक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. देयरबाय ही सजेस्टेड दैट इफ GST is brought in, if a uniform single tax is brought in, it is going to be much more helpful, है ना. ये क्या करेगा, ये रेवेन्यूज को कंसोलिडेट करेगा. सो साल 2003 की ये केलकर टास्क फोर्स का रिकमेंडेशन भी एक मेजर माइलस्टोन है जिसने सजेस्ट किया दैट वन सिंगल यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्सेशन इन इटसेल्फ विल हेल्प अस इन कंसोलिडेटिंग रेवेन्यूज. इससे क्या है, हम जितने भी ऑब्सोलीट टैक्सेस हैं, जितने भी आउटडेटेड टैक्सेस हैं, उनको हटा सकते हैं और एक नए सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. बट लेट मी पॉइंट दिस आउट दैट इन 2003 व्हेन दिस कमिटी केम आउट, जब केलकर टास्क फोर्स आया तो डेफिनेटली ऑपोजिशन था. देयर वाज ऑपोजिशन फ्रॉम सर्टेन स्टेट्स. ठीक है. लेट्स नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, बट देयर वाज ऑपोजिशन फ्रॉम सर्टेन स्टेट्स. स्टेट्स का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए रेवेन्यू लेके आ रहा है, राइट. और असेसमेंट प्रोसेस को वो समझने में थोड़ा बहुत, राइट, दे वर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड विद व्हाट केलकर वाज ट्राइंग टू से. Because there was opposition, there was definitely need to make them understand, and you also understand it. So साल 2007 में क्या किया गया? So in 2007 an empowered committee was established. An empowered committee which will comprise of finance ministers of all the states, which will look into GST, and once they are convinced in themselves that GST or one single uniform tax will help in increasing their revenues due to consolidation, है ना. कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि भाई जो हम टैक्स लगा रहे हैं बहुत इफेक्टिवली हम उसको कलेक्ट कर पा रहे हैं, है ना, और अगर कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यूज बढ़ेंगे. सो इफ वी आर एबल टू डू दैट, राइट, thereby once they understand that revenues will increase over the period of time as consumption increases, as production increases, है ना. So what these finance ministers can do is they can go back to their states, they can help their governments understand that yes, this is for the betterment. ये अपने आप में एक tax reform है, right. So in 2007 an empowered committee comprising of finance ministers of every state whose job was to convince their state governments to switch over to GST and thereby bring consensus between these two ends, center and states itself. ठीक है. और इसने काफ़ी मदद करी, राइट. 2007 का जो ये एम्पावर्ड कमिटी पैनल था, दिस वाज वेरी वेरी हेल्पफुल एक्चुअली, राइट. फाइनेंस मिनिस्टर आप समझ सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जिसको स्टेट के फाइनेंसेस का बहुत अच्छे से ज्ञान रहता है, राइट. फाइनेंस मिनिस्टर्स दे विल अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट सेगमेंट हाउ मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना. नंबर्स बोलते हैं यहाँ पर. सो नंबर्स विल स्पीक आउट फॉर देमसेल्व्स. Numbers were telling them that see, once we go for consolidation, once we go for this reform,
the numbers will start to increase and every state government will definitely like to increase this aspect, है ना. एक अच्छी टैक्स नीति क्या होगी, एक अच्छी टैक्स पॉलिसी क्या होगी? एक अच्छी टैक्स पॉलिसी होगी कि हम रेट ऑफ टैक्सेशन को ना बढ़ाएं, रेट ऑफ टैक्सेशन को कम रखें, लेकिन हम इतना इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट करें कि उससे टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो, है ना. हम टैक्स की चोरी, टैक्स का इवेजन रोक पाएं. सो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड टैक्स एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट जीएसटी डज, राइट. तो ये वाला एस्पेक्ट जो है काफी इंप्रेसिव था, राइट. एंड दीज फाइनेंस मिनिस्टर्स दे वर एबल टू अंडरस्टैंड, दे वर एबल टू कन्विंस एंड देयरबाय consensus building could be done. Now, next major reform that took place was setting up Nandan Nilekani panel, which was set up to draw inputs from two major countries, Canada and New Zealand, because Canada and New Zealand had switched over to GST and the transition process to switch over to GST was very smooth in these two countries. तो हम भी चाहते थे कि भाई हम इनसे सीखें. कनाडा आप समझ सकते हैं साइज में हमसे बड़ा है और फिर भी स्मूथ ट्रांजिशन कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं डेफिनेटली इफ कनाडा कैन डू इट. सो देयर वर सर्टेन लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम कनाडा एंड न्यूजीलैंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ टेरेन्स, राइट. जिस प्रकार भारत में आपको हर तरह की टेरेन नजर आती है, चैलेंजेस नजर आते हैं हर टेरेन में, वैसे न्यूजीलैंड है, राइट. सो न्यूजीलैंड वेंट फॉर अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन. सो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टेरेन, डू वी नीड टू अडॉप्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स, राइट. वहां से क्या लेसन्स वहां से क्या लेसन्स हम इनपुट्स ले सकते हैं, लेसन्स क्या ले सकते हैं वहां से. So these two countries, they were chosen, right, and inputs were drawn in because these two had gone for very smooth transition. And then finally by 122nd Constitution Amendment Bill, 122वां बिल है, याद रखिएगा प्लीज इसे, 122nd Constitution Amendment Bill and 101st Constitution Amendment Act, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. तो एक्ट की अगर हम बात करें, एक्ट की सूची में 101वें स्थान पर, लेकिन अगर हम बिल की बात करें तो बिल में 122वां बिल पास होगा तो ये एक्ट बनेगा, ठीक है. तो कुछ बिल्स नहीं पास हुए हैं, ये बता रहा है अपने आप में. सो 122वां बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जीएसटी वाज ब्रॉट इनटू इंडियन इकोनॉमी. सो गाइज, introduction of GST is considered to be one of the most important indirect tax reforms since the independence of the country, and this has been an outcome of the grand bargain that was struck by 29 states and 7 UTs. Remember in 2017 we still had 29 states and 7 UTs. This will now change, है ना. अगर हम नए टर्म्स में लिख रहे हैं तो over the period of time अब ये चेंज हो गया है because of Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. तो 2 यहाँ बढ़ गई हैं और ये 28 हो गया है. बट हाँ, उस टाइम पीरियड पर इट वॉज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी. सो दिस वॉज अ वेरी ग्रैंड बार्गेन दैट वॉज स्ट्रक बिटवीन दीज टू एंटिटीज एंड द स्टेट्स देयर बाय दे गेव अप देयर राइट टू इम्पोज वैट, है ना, सेल्स टैक्स ऑन गुड, वैट, एंड सेंटर गेव अप इट्स राइट टू इम्पोज एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज सर्विसेज टैक्स. ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्विसेज टैक्स जो है, सर्विसेज टैक्स वाज अर्लियर इम्पोज्ड ओनली बाय सेंटर, ओनली बाय सेंटर. सेंटर ही इस पर टैक्स इंपोज कर रहा था, स्टेट्स, है ना, स्टेट्स सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं लगा रही थी, कोई भी टैक्स नहीं लगा रही थी, ठीक है. लेकिन अब क्या हो रहा है अंडर जीएसटी, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल कम टुगेदर टू इम्पोज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पर स्टेट्स को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है ना. सेंटर अपना राइट गिव अप कर रहा है, द सोल राइट टू इम्पोज एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स, है ना. सो वो गिव अप कर दिया. अब यहाँ पर स्टेट्स भी सर्विसेज पर टैक्स कलेक्ट कर पाएंगी एंड इन एक्सचेंज बोथ ऑफ देम हैव अग्रीड to get a share of the unified GST that will be collected nationally throughout the country. So guys, as I have told you, GST was brought into Indian economy by our 102nd Constitution Amendment Bill or 101st Constitution Amendment Act. Constitution Amendment Act or Bill itself tells you that Constitution will be amended. ना, संविधान में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए. सो देर आर 3 मेजर आर्टिकल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. वी हैव आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A एंड 279A. ए रिप्रेजेंट्स योर अमेंडमेंट, कि अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया है, ठीक है.
So I will take them one by one. Let's start with Article 246A. शुरुआत करते हैं Article 246A से, ठीक है. So Article 246A specifies the manner in which GST shall be levied. It specifies the manner in which GST shall be levied. So क्या कहता है आर्टिकल? The article itself says that GST shall be imposed on sale of good, है ना. जब भी किसी भी वस्तु या सेवा की खरीदारी की जाएगी, बेचा जाएगा, वहां पर GST एप्लीकेबल होगा. So let's say I have a good, right, and this is being sold. पहले इसे मैन्युफैक्चर किया गया, ठीक है, अब इसे सेल किया जा रहा है, ठीक है, it is being sold. So if the good is being sold, GST shall be applicable. Let me assume the price of the good, इस वस्तु का दाम क्या है? Let's say it is ₹100. So when this good will be sold, automatically GST will be applicable on it. अब GST यहां पर वेरी कर सकता है according to the slab rates, ठीक है. So let me assume that GST is applicable at the rate of, let's say 12%, 12% की दर से लगेगा, ठीक है. So 100 रुपए पे GST लगा. So GST amount कितना हो जाएगा? GST amount shall be ₹12 itself. Now the law states that in the case where this sale purchase is taking within the state in which it is manufactured, मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है ना, इंटर स्टेट नहीं, इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट मैन्युफैक्चर होना और सेल परचेज होना गुड का. सो इस केस में GST जो है वो एप्लीकेबल होगा. And GST will further get subdivided into two components. It will be divided into central GST, ये हो गया सेंटर का component, and the second component shall be SGST, which is state GST. ठीक है, state GST. मान लीजिए ये स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी में बेचा जा रहा है ना, यूनियन टेरिटरी में सेल परचेज हो रहा है, मान लीजिए दिल्ली में ही हो रहा है. So that case it will be UT GST. In that case it will be UT GST. ठीक है जी. सो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और दो पार्ट में किस प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा? इट विल बी डिवाइडेड 50-50. सो द कंपोनेंट ऑफ CGST विल बी ₹6. ये हो गया हमारा ₹6, एंड SGST और UT GST विल ऑल्सो बी ₹6. So 50-50 division between center and the state or union territory itself. ठीक है, कब हो रहा है ये? When it is intrastate manufacture and sale of commodity. Sale of commodity. By commodity I mean both goods as well as services. Goods as well as services. सो ये इंटर स्टेट पर एप्लीकेबल नहीं है अभी, है ना. 246A नहीं स्पेसिफाई कर रहा है इंटर के केस में क्या होगा, बट 246A इज स्पेसिफाइंग व्हाट विल हैपन व्हेन द सेल परचेज इज टेकिंग ऑफ अ गुड व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड विद इन द सेम स्टेट, है ना. सो आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ये महाराष्ट्र स्टेट में सोल्ड हो रहा है, वहीं पर मैन्युफैक्चर हुआ, वहीं पर बेचा गया, GST एप्लीकेबल होगा, सेंटर को मिल जाएगा आधा शेयर, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को मिल जाएगा आधा शेयर, ठीक है. यहां तो कोई डाउट ही नहीं होगा. So this is the case for Article 246A. Guys, next आता है हमारे पास Article 269A. Article 269A. Now Article 269A specifies the manner in which IGST shall be levied. IGST shall be levied. IGST stands for Integrated Goods and Services Tax, or at times it may even be stated as interstate.
सो इनमें से कोई भी अगर शब्द आपको नजर आ रहा है इसका मतलब है आईजीएसटी की बात हो रही है. इंटरस्टेट, इंटीग्रेटेड, बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है. सो वेन एवर देर इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ इंटरस्टेट मैन्युफैक्चर एंड सेल परचेज ऑफ द गुड, देयर आईजीएसटी शैल बी एप्लीकेबल. तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पर. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल हेयर वेयर लेट्स से द गुड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द स्टेट ऑफ केरला. केरला में मैन्युफैक्चर हुआ गुड. ठीक है. एंड दिस गुड इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टू लेट्स से स्टेट ऑफ तमिलनाडु. स्टेट ऑफ तमिलनाडु where it is being sold. It is being sold. So ये बन गया मेरे पास a case of interstate transaction. So in the case of interstate transaction where good is manufactured in a different state and is being sold in the other one, right? आप state की जगह union territory भी ले सकते हैं, that is not a problem, right? So you can either take a state here, you can even take a union territory here, not a problem. यहाँ पर भी आप state, union territory कुछ भी ले सकते हैं, not a problem. But manufacture एक जगह और सेल परचेज डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में, इन दैट केस आईजीएसटी शैल बी एप्लीकेबल. एंड आईजीएसटी का मैनर क्या रहेगा? सो द आर्टिकल इटसेल्फ स्पेसिफाइज दैट आईजीएसटी शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर. तो सेंटर ही इसको लेवी करेगा और सेंटर इसको कलेक्ट करेगा. लेट्स अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ द गुड इज स्टिल ₹100. प्राइस इज ₹100. ठीक है. अब इस पर आईजीएसटी लगा. लेट्स अज्यूम इट इज एट द रेट ऑफ 12.5 और 12%. सो ये नियर बाय आपको मिलेगा, राइट? सो लेट्स से इट इज एट द रेट ऑफ 12.5%, 12.5% और 13%, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट, है ना. कहानी ये है कि आईजीएसटी में सब्ज्यूम्ड है. आईजीएसटी सब्ज्यूम्स ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स. एंट्री टैक्स पहले प्रेवलेंट था, अब नहीं है, राइट? जहां पर स्टेट ऑफ तमिलनाडु जैसे एंटर कर रहा है गुड फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, सो स्टेट ऑफ तमिलनाडु विल इंपोज ऑक्ट्रॉय. सो जो भी गुड्स बाहर से हमारे अपने डोमेस्टिक स्टेट में आ रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? एक एंट्री टैक्स लगा देगा, है ना. आपने देखा होगा, इसको हिंदी में चुंगी कहते हैं हम. तो पहले जो है ट्रक खड़े रहते थे बॉर्डर पर और चुंगी पे करने के बाद ही गुड्स ट्रैवल कर पाएंगी स्टेट के अंदर. सो इस केस में आई कैन से दैट अर्लियर दैट सिस्टम ऑफ एंट्री टैक्स दैट वाज प्रेवलेंट, दैट एंट्री टैक्स हैज बीन सब्ज्यूम्ड. आई कैन सी इट वेरी क्लियरली, है ना. तो ऑन द फेस ऑफ इट व्हाट डू वी सी? हमें देखने को मिलता है कि आईजीएसटी जो होगा, आईजीएसटी विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जीएसटी ऑन द सेम गुड. या तो बराबर ही मिलेगा या फिर थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा. बढ़ा हुआ इसलिए है क्योंकि ये सब्ज्यूम कर रहा है ऑक्ट्रॉय को, है ना, जो कि जीएसटी की कहानी नहीं है. जीएसटी तो विद इन द स्टेट हो गया. ठीक है. सो आईजीएसटी इज अ बिट हायर. सो आई कैन से अमाउंट टर्म्स में दिस विल कम आउट टू ₹12.5. सो दिस अमाउंट विल बी कलेक्टेड बाय द सेंटर. ये सेंटर के पास आ गया, बट सेंटर विल नॉट कीप द एंटायर अमाउंट. सेंटर पूरा अमाउंट नहीं रखेगा. सेंटर विल शेयर हाफ ऑफ द अमाउंट विद द स्टेट इन विच द गुड इज बीइंग कंज्यूम्ड. ठीक है. सो नेचर ऑफ जीएसटी क्या है? द नेचर ऑफ जीएसटी इज दैट इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. कंजम्पशन बेस्ड टैक्स ही अपने आप में कहता है ना, ये फीचर ही हमें बता रहा है कि ये जो प्रोसीड्स हैं, है ना, जो सेंटर ने कलेक्ट करी हैं, इनमें से कुछ तो अपने पास रखेगा, राइट? सो सेंटर विल रिटेन हाफ ऑफ इट. 50% रिटेन कर लिया, लेकिन 50% स्टेट को देना है. कौन सी स्टेट को? 50% ऑफ द प्रोसीड्स शैल बी गिवन टू द कंजम्पशन स्टेट. शैल बी गिवन टू द कंजम्पशन स्टेट, नॉट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट. नॉट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट. तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा. कंजम्पशन स्टेट, जहां पर गुड कंज्यूम हुई, वहां पर उस स्टेट को जो है 50% प्रोसीड्स मिल जाएंगी इस टैक्स से. ठीक है. दिस इज व्हाट आर्टिकल 269A स्पेसिफाइज. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. ठीक है. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना. याद रखना, आर्टिकल 269 कहता है कि आईजीएसटी शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर. हाउएवर सेंटर विल शेयर द प्रोसीड्स विद द कंजम्पशन स्टेट इटसेल्फ. Okay, so guys, next we have
the third article, which is Article 279A. 279A explicitly mentions that there shall be GST Council. It explicitly mentions that there shall be GST Council. So what kind of body will be GST Council? It will be constitutional body. It will be a constitutional body. ठीक है, ये एक संवैधानिक अपने आप में बॉडी है, राइट? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो आर्टिकल 279 ये कह रहा है कि यहां पर हमारे पास जीएसटी काउंसिल होगी एंड दिस विल बी टू फिक्स रेट्स ऑफ जीएसटी and other matters related to GST and all other matters related to GST. So एक तरह से आप खुद समझ सकते हैं कि GST से जुड़े हुए सभी डिसीजंस कहां लिए जाएंगे? All these decisions will be taken by the GST Council. और इसीलिए अभी रिसेंटली इतना हंगामा हुआ है ना, क्योंकि केस चला, केस में कह दिया कोर्ट ने दैट स्टेट्स दे हैव द पावर टू डिसाइड ऑन देयर ओन, राइट? सो वही इंटरप्रिटेशन आ रहा है लॉ का, राइट? जहां पर आर्टिकल 279 कह रहा है कि यही हम अपने आप में बॉडी है जहां पर मैटर्स जो है डिस्कस किए जाए और फिक्सेट किया जाए, जबकि कोर्ट कह रहा है कि नहीं स्टेट के पास पावर है, राइट? सो वी हैव टू रीड दीज टू थिंग्स टुगेदर, अंडरस्टैंड इट. सो द आइडिया हियर इज, राइट, वंस वी अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन, एक बार हमें समझ में आया कि जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या है, तो थोड़ा इजियर हो जाएगा हमारे लिए समझने के लिए कि कोर्ट क्या कह रहा है ना. सो द कॉम्पोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज गोइंग टू बी इन दिस मैनर. जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या होगा? जीएसटी काउंसिल शैल कंप्राइज ऑफ 2 members फ्रॉम द सेंटर. 2 members आएंगे इसमें सेंटर से, ठीक है? ये 2 members कौन से हो गए? 2 मेंबर्स आएंगे, एक तो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ही आ गए, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? एक आएंगे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट चार्ज. सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो होंगे वो आ जाएंगे, मतलब इनके डेप्यूटी आ गए, राइट? Then we shall have finance ministers from all the states. And UTs wherever applicable, right? So 2 members आ रहे हैं हमारे पास, 2 members which are going to represent the center in GST Council, and remaining members are coming from your states and UTs as finance ministers of states and UTs which are going to represent their respective state. So अगर मैं total membership लिखूं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? Total members will now be 2 from the center. Finance ministers of all the state कितना हो गया? How many number of states do we have? We have 28 states. And how many number of union territories do we have which have finance minister? ऐसी कितने union territories हैं हमारे पास जिनके पास finance minister है, right? So we have Delhi, वी हैव पुडुचेरी, है ना, और उसके अलावा JNK. सो 3 आ गई है. सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन जीएसटी काउंसिल इज गोइंग टू बी 33. टोटल नंबर ऑफ 33 मेंबर्स, है ना. एंड नाउ इट विल बिकम क्वाइट क्लियर टू यू दैट स्टेट्स आर वेरी वेल रिप्रेजेंटेड इन द जीएसटी काउंसिल. ठीक है, स्टेट्स के पास अपनी बात रखने का मौका बिल्कुल है. स्टेट्स कैन रिप्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट विद इन द जीएसटी काउंसिल. ठीक, अब स्टेट बन गया, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन आ गई जीएसटी काउंसिल में. जीएसटी काउंसिल हैज बीन फॉर्मुलेटेड. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, वंस वी हैव जीएसटी काउंसिल जो है वो डिसीजन कैसे लेगा, है ना. सो लेट मी कम टू जीएसटी काउंसिल ओनली. जीएसटी काउंसिल के जो हेड होंगे,
right? That is going to be our finance minister only. So this will be headed by Union Minister of Finance. ये हेड करेंगे मीटिंग्स. एंड द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर GST काउंसिल, राइट, टू हैव अ वैलिड मीटिंग विच इज माई कोरम is going to be half of the total strength. ये होगा half. So half कितना हुआ? Half of 33. Half of 33 is going to be 17.5. तो 17.5 तो नहीं हो सकता. So obviously उससे ज्यादा चाहिए आपको. So you need a total of 16.5 हुआ ना? या 33 का हाफ हो गया हमारे पास. हाफ ऑफ 33 इज गोइंग टू बी 16.5, राइट. सो 16.5 तो नहीं हो सकता. सो ऑब्वियसली वी नीड 17 मेंबर्स. वी नीड 17 मेंबर्स. 17 मेंबर्स, ठीक है. 17 मेंबर्स आ गए. दिस इज गोइंग टू बी द कोरम. लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर वेटेड वोट सिस्टम है. देयर इज अ वेटेड वोट सिस्टम. So remember, if this is my total GST council and for any decision to be taken, 3/4 of majority is required. मतलब इस पूरी बॉडी में से 75% yes चाहिए हमें, right? What we require is 75% of ayes, right? यही हुआ ना 3/4 मेजॉरिटी. लेकिन इस 3/4 मेजॉरिटी में प्लीज समझिएगा, राइट, दैट वन मेंबर डज नॉट हैव अ सिंगल वोट. ऐसा नहीं है कि हर मेंबर के पास एक ही वोट है. ऐसा होता तो फिर ऑटोमेटिकली GST काउंसिल में द स्टेट्स आर गोइंग टू बी मच मोर रिप्रेजेंटेड एज कंपेयर टू सेंटर. सेंटर तो बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाएगा, राइट. सो यहां पर सिस्टम ये बनाया है. वी हैव अ सिस्टम ऑफ वेटेड वोट्स हियर. Weighted vote system here, where one third of weightage is given to centers vote. तो centers से जो 2 members vote कर रहे हैं उनके votes को weightage दिया गया 1/3, whereas states and UTs को weightage दिया गया 2/3. States and UTs have been given the weightage of 2/3, right? And you need 75% majority. So you can see it very clearly here. आप बहुत क्लियरली यहां पर देख सकते हैं दैट सेंटर अलोन कैन नॉट टेक डिसीजन. सिमिलरली स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टुगेदर ऑल्सो दे कैन नॉट मेक अ डिसीजन. स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अकेले जाने पर भी डिसीजन नहीं ले सकते. इनके पास 66% है, इनके पास 33% है. सो दे नीड टू हैव कंसेंसस बिल्डिंग. दे नीड टू हैव कंसेंसस ऑफ देयर ओन. ओनली देन GST कैन बी अप्लाइड. ठीक है. सो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम हमने बनाया है जहां पर हमने स्टेट्स को पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का, है ना, अपनी बात पर वोट करने का. और बिना कंसेंसस बिल्डिंग के इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता GST, जिससे दोनों ही कोई नुकसान होगा, सेंटर को भी स्टेट को भी. एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम टू कम टू सम कंसेंसस. दोनों का किसी पॉइंट पर मिलना, किसी पर नेगोशिएट करके बार्गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. Otherwise GST cannot be implemented individually by any of them. So guys, एक बार फटाफट पॉइंट्स देख लें, right? Now you need to remember a few basic things and I am revising these basic things with you. So GST has subsumed a total of 17 central taxes and state taxes. So total जो इसने taxes subsume करें, absorb करें, वो कितने हैं सेंटर और स्टेट के मिला के? It is a total of 17 central and state indirect taxes, like central excise duty, additional excise duty, service tax, state taxes like VAT, entertainment tax, entry tax, purchase tax, luxury tax, etc. So total कितने taxes subsume हो गए? A total of 17 taxes have been subsumed. ये नंबर याद रखना है आपको. Secondly, these taxes were imposed on sale of goods and services earlier. Now instead of all these taxes,
इनकी जगह पर अब क्या क्या एप्लीकेबल होगा, इंस्टेड ऑफ ऑल दीज टैक्सेस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, है ना. IGST is a part of GST only, so don't count it differently. And GST is one indirect tax on supply of goods and services for the entire nation. Thereby it has made India one common unified market. इसीलिए टैक्स रिफॉर्म कह रहे हैं, राइट. दिस हैज मेड इंडिया वन कॉमन यूनिफाइड मार्केट इन इटसेल्फ. ओके, I would like to show you the taxes here that have been subsumed. ठीक है, तो आप इस स्नैपशॉट में देख सकते हैं. लग्जरी टैक्स एप्लीकेबल अर्लियर हैज बीन सबज्यूम्ड. एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय, इसी को हम ऑक्ट्रॉय कहते हैं, दिस हैज बीन सबज्यूम्ड. लोकल टैक्सेस हैव बीन ऑल सबज्यूम्ड. ठीक है, ऑक्ट्रॉय जहां पर कह रहे थे, जिस स्टेट में ऑक्ट्रॉय कह रहे थे वो ऑक्ट्रॉय सबज्यूम हो गया. जहां पर एंट्री टैक्स कह रहे थे, एंट्री टैक्स के फॉर्म में सबज्यूम हो गया. Entertainment tax has been subsumed, imposed by the state governments. Excise duty has been subsumed. CST, है ना, and VAT, Central Service Tax and VAT. All these taxes have been subsumed under GST. So, guys, whenever you are going to purchase a product or a service, है ना, pan India basis, GST will be applicable as one single indirect tax. सो अब जो है, अगर आप कहीं पर भी जाके वस्तु या सेवा कोई खरीदते हैं तो उस पर अगर आप भारत में खरीद रहे हैं ना, तो भारत की बाउंड्रीज के अंदर एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल होगा जिसका नाम है जीएसटी, विच कंप्राइजेज ऑफ टू कंपोनेंट्स इन इटसेल्फ, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ठीक है, यूनियन टेरिटरी में खरीद रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी यूटी जीएसटी, राइट. इफ द प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड अक्रॉस द स्टेट, स्टेट्स के अक्रॉस बेचा जा रहा है, मैन्युफैक्चर एक जगह हुआ, बेचा गया दूसरे स्टेट में, देन IGST शैल बी लेविड बाय द सेंटर, कलेक्टेड बाय द सेंटर, है ना. एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल GST इज स्टिल अ वैल्यू एडेड टैक्स. मतलब जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होगा प्रोडक्ट या सर्विस में, वैल्यू एडिशन के बेसिस पर ही टैक्स पे किया जाएगा, राइट. सो 100 रुपीज वैल्यू का गुड स्टार्ट किया, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू होलसेलर ₹100, सो ₹100 पर टैक्स दे दिया गया जीएसटी. ठीक, देन फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर, सो लेट्स से होलसेलर इज सेलिंग द गुड फॉर 150 रुपीज, तो क्या पूरे पे लग जाएगा जीएसटी? लग तो पूरे पे जाएगा, लेकिन ये अपना नेचर रिटेन करेगा, राइट. सो आइडियली स्पीकिंग, अब जो सरकार के पास टैक्स आना चाहिए, गवर्नमेंट के पास, कंप्राइजिंग ऑफ सेंटर एंड स्टेट बोथ, राइट. अर्लियर दे हैड कलेक्टेड टैक्स ओवर ₹100, है ना. मान लेते हैं कि 100 रुपए पे टैक्स कलेक्ट कर लिया था पहले, तो 100 वाला आ गया. अब इंक्रीज्ड वैल्यू क्या है? द इंक्रीज्ड वैल्यू इज 50. सो गवर्नमेंट विल ओनली टेक टैक्स ऑन 50. सरकार के पास ये जो 50 रुपए की वृद्धि हुई है, जो वैल्यू एडिशन हुआ है, इस पर टैक्स आएगा सरकार के पास. ठीक है, हालांकि टैक्स तो पूरे पे लगेगा, 150 पे लगेगा, राइट. लेकिन लगने के बाद, वंस द गवर्नमेंट इज कलेक्टेड, then this wholesaler is going to claim the tax back from the government in the form of input credit tax. ठीक है, या input credit कह दीजिए कि सर मैंने जो है इस वस्तु को या सेवा को प्रोवाइड करने के लिए मैंने कुछ इनपुट्स परचेज की थी, है ना. वस्तु है तो वस्तु ही खरीदी थी, फिर इसमें वैल्यू एडिशन किया, एंड thereby the money that I had spent on purchasing it, है ना, जो मैंने पैसा खर्च किया उस पर परचेज करने में, उस पर मैंने कुछ टैक्स दिया ना. जैसे होलसेलर कह सकता है कि सर आई हैड परचेज दिस गुड फॉर ₹100, ओवर विच आई हैड पेड जीएसटी अमाउंट ऑफ ₹12 टू यू, राइट. तो आप क्या करिए, ये 12 मुझे वापस कर दीजिए, और 150 पर जो टैक्स लगता है अब जो आपका जीएसटी, विच इज ₹18, वो रख लीजिए. सो यू कीप ₹18 एंड यू गिव मी बैक ₹12. तो एक तरह से सरकार को वैल्यू एडिशन पे टैक्स ही मिला है ना. पहले का 12 और अब का 6 रुपीज. सो इन अ वे दिस इज स्टिल, रिमेंबर, दिस इज स्टिल अ वैल्यू एडेड टैक्स इम्पोज्ड ओनली इन द केस ऑफ वैल्यू एडिशन. अब गाइज इसमें लीगल प्रोविजंस भी देख लेते हैं, राइट. व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस? सो आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली टू इंट्रोड्यूस जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 was passed in 2016 only. Now, as per the act, central government has enacted its central GST. ठीक है, तो सेंटर ने अपना सेंट्रल जीएसटी पास किया, एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड स्टेट जीएसटी इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स.
सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो इनैक्टेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST भी पास किया गया है, ठीक है, विच इज एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस एंड अदर देन दिस GST compensation to all states act 2017 has also been passed to compensate for the revenue shortfall to the states. ठीक है, तो ये एक तरह से गारंटी दी गई है सेंटर के द्वारा स्टेट्स को कि अगर आपके रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आता है ना, इंपोज करने के बाद आपका रेवेन्यू एज प्रॉमिस्ड अगर इंक्रीज नहीं करता है, देन वी विल पे द डिफरेंस. ठीक है, सो रिमेंबर यहां पर क्या क्या पास आउट किया गया है वो आपको याद रखना है. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ बिल्स which are now act today. So they have following been passed. सेंटर ने ये पास किया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल. इसके अलावा स्टेट ने क्या पास किया है, हर रिस्पेक्टिव स्टेट ने अपना खुद का SGST पास किया है. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स बिल 2017 वाज आल्सो पास्ड. ठीक है, तो ये 5 बिल मिला के, है ना, 5 तो नहीं यहाँ पे स्टेट्स के, तो हर स्टेट का अपना होगा, राइट. सो इन टोटलिटी ये मेजरली मिला के टोटल बिल्स पास किए गए GST को अप्लाई करने के लिए. ठीक है, इन इट्स एंटायरिटी. ओके, सो गाइज, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट, GST council has been created which will comprise of the following. It will comprise of Union Finance Minister, it will comprise of Union Minister of State in charge of Revenue or Finance. So ये दो आ गए हमारे representations from center itself, and Union Finance Minister is going to head the GST Council, head of GST Council. ठीक है, and we will also have representations from states and union territories. So Minister in State of Finance or Taxation, or any other minister nominated by each of the state governments. ठीक है, ये तो हो गया कॉम्पोजिशन. अब आप इस स्नैपशॉट के थ्रू देख सकते हैं GST काउंसिल क्या होगा. इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स. प्लीज फोकस ऑन द वर्ड्स जॉइंट फोरम. ठीक है, दोनों ही अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं किसी भी इश्यू पर, किसी भी मैटर पर, और दे कैन रीच अप टू अ फाइनल कंक्लूजन. सेकेंडली, इट विल फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर and will have ministers nominated by the states and union territories as its members. Third, the council is going to act as a benchmark and thereby will guide the states and union territories on, and union also, on issues like tax rates, exemption in taxes or exemption lists for certain commodities, and threshold limits, etc. Also, fourth, the central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast, and the states are going to have a weightage of 2/3 of the total votes cast. ठीक है, सो इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं. नेक्स्ट, GST काउंसिल शैल मेक recommendations to the union and states regarding the following subject matters. तो ये सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं. इन सभी सब्जेक्ट मैटर्स पर रिकमेंडेशंस दिए जा सकते हैं. रिकमेंडिंग बॉडी है, रिकमेंडेशंस दिए जा सकते हैं. ठीक है, सो कैसे रिकमेंडेशंस? पहला, द टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस विच मे बी सब्ज्यूम्ड इन GST. सेकेंडली, गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. थर्ड, IGST क्या होगा, राइट. सो अगर IGST पर डिस्कशन होना है बिटवीन स्टेट्स, दैट कैन टेक प्लेस इन GST काउंसिल. फोर्थ, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द टर्नओवर बिलो विच GST शैल बी एग्जेम्प्टेड, राइट. आपने देखा होगा सर्विसेज के केस में कुछ स्टेट्स जो हैं 20 लाख तक की लिमिट लगाती हैं, राइट. सो इफ एन इंडिविजुअल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड ही इज अर्निंग his gross revenue is less than 20 lakhs, then he is not supposed to have GST number and he is not supposed to file GST. But जैसे ये 20 लाख से ज़्यादा की हो जाएंगी सर्विसेज, then he is supposed to have GST number also, right, and he is supposed to file GST. तो ये जो threshold limit है, ये सब कुछ डिस्कशन यहाँ पर हो सकता है. Then any kind of rates, including the floor rates with bands of goods and services tax itself. Any special rate for a specified period to raise additional resources from time to time during times of natural calamity or any kind of disaster, right? Or any other matter related to GST as the council may decide. तो आप देख सकते हैं GST से जुड़े हुए जितने भी डिस्कशंस हैं, जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं,
उसके लिए एम्बिट रखा गया है यहाँ पर, एम्पल एम्बिट हैज बीन केप्ट इन जीएसटी काउंसिल सो दैट दे कैन बी डिसाइडेड एंड कंक्लूडेड हियर इटसेल्फ। ठीक है, वोटिंग कैसे होगी, हाउ विल वोटिंग टेक प्लेस इन जीएसटी काउंसिल? सो एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट द मीटिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ not less than 3/4 of the weighted votes. So 3/4 majority चाहिए present in voting, and vote of the central government shall have a weightage of 1/3 and the vote of state government shall together have a weightage of 2/3 of the total votes cast. ठीक है, this is how the voting shall take place. अब स्नैपशॉट में आप देख लो ये, राइट, कि 1/3 वोटिंग मिल रही है, वेटेज मिल रही है सेंटर को, 2/3 मिल रही है स्टेट्स को। हालांकि डिसीजन के लिए 75% यस चाहिए। ठीक है गाइज, विल कंटिन्यू द रिमेनिंग टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पार्ट।